चलिए ध्यान से थोड़ा सुनिए बाबू। आपका जो वीडियो फिजिक्स का अपलोड होगा वो एक अल्टरनेट में मॉडर्न फिजिक्स का अपलोड होगा और एक अल्टरनेट में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपलोड होगा। ठीक, जो भी वीडियो अपलोड होगा आपका कंटिन्यू होगा। आज आपका मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो अपलोड हुआ था, कल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो अपलोड होगा। ध्यान से समझिएगा जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड या कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। उसके बाद वाला पार्ट आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और उसमें से हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, एक क्वेश्चन आने का संभावना होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम समझे बाबू तो कहता है कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व हो। ध्यान से सुनिएगा, कितना पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व हो? दो पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व हो। जो दोनों पॉइंट चार्ज इसमें इन्वॉल्व होगा उसका खास बात यह है कि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर हम इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को Q ले रहे हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना लेंगे? Q ही लेंगे। लेकिन इन दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अगर हम इसको प्लस Q कह रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? माइनस Q मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। That means कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में वैसा सिस्टम होगा, वैसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें दो पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व होगा और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का नेचर अपोजिट होगा। और उससे भी बड़ी बात ये कि इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा ये सेपरेशन बहुत ही कम होगा। ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये सेपरेशन क्या है बाबू? बहुत 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 कम है। ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई बच्चा सवाल करता है कि सर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप 12 क्यों ले रहे हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है बाबू कि हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 12 एज्यूम कर रहे हैं। आप चाहें तो L भी ले सकते हैं, आप चाहें तो R भी ले सकते हैं, आप चाहें तो A भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 3A ले सकते हैं, 2A ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये देना है कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ देख करके बताइए कि ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ देखिएगा, ये आपका है प्लस Q, ये आपका है माइनस Q और इसके बीच का सेपरेशन है R। अगर हम ये कह दिए कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, तो आप कह सकते हैं कि हम लोगों के पास ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। अगर हम कहते हैं बाबू कि ये आपका प्लस 2Q है, ये आपका माइनस 2Q है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2A है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कैसे है? तो अगर ये 2A बहुत कम है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दो पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व है सिस्टम में या कॉम्बिनेशन में, दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का नेचर अपोजिट है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब अगर आपसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा उस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो नेट चार्ज कितना? 0। यहाँ प्लस Q है माइनस Q है, नेट चार्ज कितना? 0। यहाँ प्लस 2Q है माइनस 2Q है, नेट चार्ज कितना? 0। इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में
नेट चार्ज का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी आपसे जेईई एडवांस इस तरह के न्यूमेरिकल्स को पूछता है, उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये करता है बाबू कि ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पे पॉजिटिवली चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो है प्लस क्यू अमाउंट। इसके सेंटर पे चार्ज को रख दिया गया है और ये चार्ज है आपका माइनस क्यू। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है या इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। क्वेश्चन में तो ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बताइए क्या होगा। कुछ बच्चों को तो बालक ये समझ में ही नहीं आता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है भी, और जब यही समझ में नहीं आएगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के केस में भी आप इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ चार्ज पे कंसंट्रेटेड एज्यूम करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। कैसे, जरा देखते हैं और समझिए। ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है। याद कीजिए बाबू, थोड़ा सा अगर मैकेनिक्स याद होगा तो सेमी सर्कुलर रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास आपको बताए होंगे सर लोग 2r/π, अगर इसका रेडियस r है तो। कोई दिक्कत? अब आप क्या कीजिए कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में जो भी चार्ज गिवन है उस पूरे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ चार्ज पे कंसंट्रेट कर दीजिए। अगर हम इसके पूरे चार्ज को सेंटर ऑफ चार्ज पे कंसंट्रेट कर देंगे तो ये आपका बनेगा माइनस क्यू और ये आपका बनेगा प्लस क्यू, और इसके बीच का दूरी आपका क्या लिखेगा, 2r/π। कोई दिक्कत? अब अगर हम ये कह दें कि ये 2r/π डिस्टेंस बहुत कम है तो आप सारे बच्चे कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन भी किसका कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉम्बिनेशन है या इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कोई दिक्कत? तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, बट डेफिनेशन में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के केस में हम कैसे उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं। ठीक, चलिए एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं बाबू कि इट इज अ सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम इस डेफिनेशन की की पॉइंट की बात करें तो जो दो पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तभी हम उस कॉम्बिनेशन को, तभी हम उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझ रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहला जो सवाल है या आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? अब जरा सोचिए कि कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास एक आपका मैग्नीट्यूड होता है और एक आपका डायरेक्शन होता है, यही ना। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो सबसे पहले यह सोचना होगा कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपको याद रखना है, कन्वेंशनली ऐसा मान लिया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q2 + q होता है। डायरेक्शन क्या होगा बाबू, -q2 + q।
हमेशा ध्यान रखेंगे -q2 + q, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने में जो 2 पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व हुआ है उसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले ले। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों पॉइंट चार्ज में से किसी एक का आप मैग्नीट्यूड ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के सेपरेशन से। किससे बाबू? दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के सेपरेशन से। अगर हम दोनों पॉइंट चार्ज में से किसी एक पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड को उसके सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वही कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज ले सकते हैं या आइदर चार्ज बोल सकते हैं, इनटू क्या बाबू? सेपरेशन बिटवीन देम। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए तो सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एग्जांपल लिए थे बाबू, यहां लिए थे -q और यहां लिए थे +q और दोनों के बीच का सेपरेशन लिए थे 12। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बता दीजिए, डायरेक्शन कहां से कहां होगा? तो -q से +q, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका ये होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड भी अब सारे बच्चे बता देंगे। ये 2 पॉइंट चार्ज में से किसी एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड कितना लेना पड़ेगा? q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बाबू? 12। तो ये हो गया q × 12। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल जरा देखिए तो हम क्या लिए थे। सपोज कीजिए कि ये है आपका +q और ये है आपका -q और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है आपका r। तो यहां पे बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सबसे पहले बता दीजिए क्या होगा। तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो ये आपका हो गया q। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन ले लीजिए, ये आपका कितना? r। कोई दिक्कत? अब जरा बता दीजिए इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन होगा -q से +q, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन होगा आपका ये। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा। राना जी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और एग्जांपल हम लिए थे, जरा उसको देख लीजिए। यहां हम कह रहे थे बाबू ये है आपका -2q और ये है आपका +2q। ठीक, इसके बीच के सेपरेशन को हम लिए थे आपका 2a। आप खुद बता दीजिए कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? माइनस से प्लस की ओर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा इन दोनों में से किसी एक का चार्ज, तो दोनों में से किसी एक का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो कितना होगा? 2q इंटू सेपरेशन कितना? 2a। कोई दिक्कत? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए हम लिखे क्या है उसको जरा समझिए। हम लिखे हैं बाबू कि इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। आगे लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में आपसे गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि अगर आप इसको स्केलर मान लेंगे तो 2 डाइपोल मोमेंट को जोड़ना होगा, आप स्केलर सम कर देंगे और जैसे स्केलर सम करेंगे आपका न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है एंड कन्वेंशनली इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q to +q। ऐसा मान लिया गया है
कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू ही होगा। हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे प्लस क्यू से माइनस क्यू, हम लोग क्या मानेंगे हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू। कोई दिक्कत? ये आपका 1 2 3 एग्जाम्पल समझाए जिसमें आप मैग्नीट्यूड समझ गए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी समझ गए। अब हम आपको समझाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम आपको समझा दिए बाबू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम आपको समझा दिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स का ना तो जेईई आपका संभव है ना ही नीट संभव है। तो अब हम आपको समझा रहे हैं न्यूमेरिकल्स एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, तो ध्यान से समझिए यहाँ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, देखिए 3 तरह का क्वेश्चंस इसमें संभव हो सकता है। ठीक, सबसे पहला और सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम में या कभी कभी नीट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो है सिंगल डायपोल। क्या है बाबू? सिंगल डायपोल। सिंगल डायपोल आपका दिया हुआ रहेगा और उस केस में आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंगल डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उससे। कोई दिक्कत? यहाँ पे इन दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो एक का मैग्नीट्यूड ले लिए कितना? Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन चूंकि 2L है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 2L से। बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इसको, ठीक ना। दूसरा, ये आपका नीट में भी पूछा जा सकता है और जेईई में भी पूछा जा सकता है। एम्स की बात करें बाबू, जो पहले एग्जाम होता था अब तो आपका एक साथ होगा, तो वहाँ बहुत बार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया था वो यहाँ से आया था। इसमें क्या है? सिस्टम ऑफ 2 और मोर डायपोल। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको। कभी कभी क्या करता है कि एक सिस्टम दे देगा और कहेगा कि उस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये सोचने का प्रयास करेंगे कि गिवन सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि नेट चार्ज ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर नेट चार्ज ऑफ सिस्टम 0 है तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनने का संभावना होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है तो हम ये प्रयास करेंगे कि उस गिवन सिस्टम में 2 डायपोल बन रहा है या 3 डायपोल बन रहा है या 4 डायपोल बन रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जनरली 2 डायपोल बना है। हो सकता है बाबू आपसे क्वेश्चन में 3 डायपोल बना दे, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में 4 डायपोल बना दे। घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे क्या उसको समझिए। करना यह है कि जो भी डायपोल बन रहा है उसका आप नंबरिंग करते चले जाइए। सपोज करो कि सिस्टम में 2 डायपोल बना, तो जब 2 डायपोल बना तो पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए, उसको P1 से एज्यूम कर लीजिए। दूसरे डायपोल का डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए, उसको P2 एज्यूम कर लीजिए। और जरा सोच समझ के बताइए कि जब दोनों डायपोल का हम नेट डायपोल मोमेंट लिखेंगे तो स्केलर सम करेंगे या वेक्टर सम करेंगे? तो वेक्टर सम करेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अगर मान लो उस सिस्टम में 3 डायपोल का फॉर्मेशन हुआ तो जब 3 डायपोल बनेगा तो हर डायपोल का डायपोल मोमेंट अलग अलग निकाल लीजिए और निकालने के बाद तीनों डायपोल मोमेंट को आप जोड़ दीजिए। जोड़ते समय सावधान रहेंगे, स्केलर सम नहीं होगा। कैसा सम होगा? वेक्टर सम होगा। तो अगर 3 डायपोल रहेगा तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। अगर सिस्टम में 4 डायपोल का फॉर्मेशन हुआ तो चारों डायपोल के लिए आप पहले अलग अलग डायपोल मोमेंट लिख लीजिए, P1, P2, P3 और P4। उसके बाद आप नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए यूज करेंगे P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ज्यादातर केस में ऐसा देखा गया है बाबू कि या तो 2 डायपोल का फॉर्मेशन होता है या फिर 3 डायपोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पता होगा तब ना न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक,
ये जो क्वेश्चन दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के केस में, जो हम आपको समझाए थे, सेमी सर्कुलर रिंग का एग्जांपल दिए थे, ठीक ना, वैसा बहुत सारा एग्जांपल यहाँ देखेंगे। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो नीट वाले बच्चे होंगे वो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, ठीक, और अगर पढ़ना ही है तो हम आगे जो आपको समझाएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का संभावना है ये सिर्फ और सिर्फ जेईई में पूछा जाएगा। नीट में यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछने का संभावना होगा वो जेईई में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का दो तरीका है, मेथड 1 और मेथड 2। जिसका सिलेक्शन नहीं होना होता है वो मेथड 1 को अप्रोच करता है, और जिसका सिलेक्शन होना होता है वो जनरली मेथड 2 को ही अप्रोच करता है। बात समझ रहे हैं? हम आपको डरा नहीं रहे हैं बाबू, हम आपको ये नहीं समझा रहे हैं कि आप मेथड 1 गलत है या मेथड 1 अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेथड 1 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और मेथड 2 आपका आसान अप्रोच है। जब तक आप मेथड 1 में थोड़ा बहुत सोचेंगे तब तक तो मेथड 2 से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ध्यान रहे कि बहुत ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको मेथड 1 ही यूज करना पड़ सकता है, तो हम मेथड 1 सिखाएंगे और मेथड 2 सिखाएंगे, ठीक। सबसे पहले मेथड 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या होगा, इसमें करना यह है बालक कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है उस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना होगा, और उस एलिमेंट का एलिमेंटल चार्ज जिसको हम डीक्यू कह रहे हैं वो डीक्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। हो जाएगा कैलकुलेट। उस डीक्यू के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो रहा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए, और उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डीपी एज्यूम कर रहे हैं। चूंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो हो सकता है कि इसका एक कंपोनेंट आपका एक्स डायरेक्शन में हो और हो सकता है कि इसका दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में हो। तो आप बारी बारी से px और py कैलकुलेट कर लेंगे। px का क्या मतलब बाबू? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन x डायरेक्शन, और py का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन y डायरेक्शन। px कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dpx, dp का x कंपोनेंट लेंगे, और py कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dpy, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का y कंपोनेंट लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इंटीग्रेशन जानते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है कि चूंकि हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना होता है, तो px और py जब निकल गया तो वेक्टर में आप पढ़े हैं p इज इक्वल टू √px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। कोई दिक्कत? और अगर मान लो ये क्वेश्चन नीट में आ ही गया, अगर ये क्वेश्चन मेडिकल में आ ही गया, तो मेडिकल वाले बच्चे मेथड 1 को अप्रोच नहीं करेंगे, मेडिकल वाले बच्चे मेथड 2 को ही अप्रोच करेंगे। मेथड 2 क्या कहता है बाबू? सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के केस में आप पॉजिटिव चार्ज सेंटर को ढूंढ लीजिए, नेगेटिव चार्ज सेंटर को ढूंढ लीजिए। पॉजिटिव चार्ज सेंटर को उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दीजिए, या सेंटर ऑफ चार्ज कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और नेगेटिव चार्ज सेंटर पे या सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर ऑफ चार्ज पे नेगेटिव चार्ज को रख दीजिए, और रखने के बाद पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है उसको आप कंसीडर कर लीजिए। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे और इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, आपका कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 1-2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस हम लोग अब देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना, काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन नीट में इस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक। कह रहा है कि ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA एंड QB। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या है बाबू? सेम है। इसका नेचर पॉजिटिव और इसका नेचर नेगेटिव। आगे कह रहा है लोकेटेड एट पॉइंट A एंड पॉइंट B रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप सारे बच्चे सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन सिंगल डाइपोल का क्वेश्चन है, ठीक।
और सिंगल डायपोल का अगर क्वेश्चन है तो जरा इसको देखिए, तो ध्यान दीजिएगा जरा। इसको हम मान रहे हैं जेड एक्सिस, इसको मान रहे हैं एक्स एक्सिस और इसको मान रहे हैं वाई एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस होगा बाबू वो क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस चला जाएगा। ठीक, पॉइंट ए 0,0,10 दैट मीन्स यहाँ पे एक चार्ज लोकेटेड है, वो है आपका QA। ये आपका पॉइंट बी 0,0,-10, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चार्ज लोकेटेड है QB। कोई दिक्कत? यहाँ से ये आपका है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी ये कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज में क्या लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेपरेशन बिटवीन देम, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 या 20, तो ये 10 और ये 10, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए तो 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, 5, 10⁻⁻⁶ यहाँ, 10⁻⁻² यहाँ, -8, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10⁻⁷। अगर यूनिट की बात करें तो ये आपका कूलम्ब और ये आपका मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्ब इंटू मीटर। सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q, -2Q एंड Q। तो जरा सोचिए तो बाबू कि इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, 0 है। सिस्टम का चूंकि नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन कर सकता है। अब आपसे पूछा है कि आर लोकेटेड एट dy√2, dy√2, 0,0, dy√2, -dy√2 रेस्पेक्टिवली इन xy कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक, जो पहला पॉइंट चार्ज रखा हुआ है बाबू वो यहां रखा हुआ है, ये ठीक, ये है आपका Q। कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है d/√2, dy√2। ये इस बात को समझा रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है बाबू, 45 डिग्री, और ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना है बाबू, d। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा है -2Q, कहाँ रखा हुआ है, 0,0, ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ये आपका रखा हुआ है यहाँ -2Q। कोई दिक्कत? और आपका तीसरा जो चार्ज है Q, वो रखा हुआ है dy√2, -dy√2। तो x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये आपका यहाँ है रखा हुआ, और ये है आपका Q, और इसका कोऑर्डिनेट है dy√2, -dy√2। इसका मतलब ये बाबू कि ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, d होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये -2Q है, ये -2Q है, इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि ये आपका सेंटर पे, ये आपका सेंटर पे -Q, और इसी सेंटर पे -Q, 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, -Q और -Q। एक ये आपका यहां रखा हुआ है +Q, इसका मतलब है कि एक डायपोल मोमेंट इधर होगा P1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू, तो Q इंटू D। कोई दिक्कत? और एक जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है Q, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और इस P2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू D। कोई दिक्कत? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखिए, यहाँ भी Q इंटू D और यहाँ भी Q इंटू D। तो हम कह सकते हैं कि हेयर P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो किसके बराबर है? P के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब गिवन सिस्टम में दो डाइपोल बना, एक डाइपोल इधर और एक डाइपोल इधर। अब हमें कैलकुलेट करना था नेट डाइपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करेंगे? जरा देखिए इधर, P नेट इज इक्वल टू क्या लिखते थे? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो हम यहां से लिख सकते हैं बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। अंडर रूट P1 का वैल्यू P के बराबर, तो P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P और कॉस 90। कितना बाबू? कॉस 90। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना? 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से अंडर रूट 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा अंडर रूट 2P अंडर रूट 2 और P1 P2 P के बराबर है और ये किसके बराबर है? Q इंटू डी के बराबर। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, Q इंटू डी। सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, समझिए। कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ A। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ A है, उसके वर्टेक्स पे आपका 3 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q माइनस 2Q। ठीक, यहाँ देखिए Q और माइनस 2Q। कोई दिक्कत? आपसे पूछा गया है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि टोटल चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बनाएगा। अब यहाँ कितना डाइपोल बनेगा वो भी बच्चे सोच चुके होंगे। ये माइनस 2Q है बाबू, इस माइनस 2Q को हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ रखा हुआ है माइनस Q और माइनस Q, ये रखा हुआ है आपका Q और ये रखा हुआ है आपका Q। तो बता दीजिए आपका कि कितना डाइपोल बनेगा। तो एक डाइपोल बनेगा माइनस Q से प्लस Q की तरफ ये, और एक डाइपोल बनेगा माइनस Q से प्लस Q की तरफ ये। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया P1 जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? तो Q इंटू A के बराबर। ये आपका हो गया P2, इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर बाबू? तो Q इंटू A के बराबर। कोई दिक्कत? तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि इस सिस्टम में कितना डाइपोल बन रहा है? 2 डाइपोल बन रहा है। दोनों डाइपोल का अलग अलग डाइपोल मोमेंट हम निकाल लिए। कोई दिक्कत? अब हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो P नेट इज इक्वल्स टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। दिक्कत नहीं होगा। अब जरा बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए तो बाबू P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो P1 बराबर P2 बराबर P एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P कॉस। एक बात बताइए सोच करके, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू सारे बच्चे जान रहे हैं, हाफ होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P कॉस 60 1/2। ये 2 और 2 आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ से आपका आएगा रूट अंडर 3P स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3P, P का वैल्यू पुट कर दीजिए। P का वैल्यू कितना? Q इंटू A। सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे और जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हम इसके आंसर को समझा देंगे, ठीक ना। ध्यान से सुनिए जरा, इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो बाबू, और अपने कॉमन सेंस से जरा हमको समझाइए कि इसमें टोटल कितना डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे सोच रहे होंगे
कि ये -3q है, तो -q -q -q, तो एक हो गया -q से +q, एक डायपोल ये बनेगा, -q से +q दूसरा डायपोल बन जाएगा, और -q से +q तीसरा डायपोल बन जाएगा। तो इसमें टोटल कितना डायपोल बनेगा? 3 डायपोल बनेगा, और तब जाकर के यूज करेंगे Pnet = P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें सोचिए कि कितना डायपोल का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे आसानी से सोच सकते हैं कि सर ये -q है और ये +q है, तो एक डायपोल का फॉर्मेशन ये होगा, ये -2q है और ये +2q है, तो एक डायपोल का फॉर्मेशन ये होगा। तो कितना डायपोल बनेगा? 2 डायपोल बनेगा, और जब 2 डायपोल बनेगा तो Pnet = क्या यूज करेंगे? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे घर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में बालक 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस 2 पार्ट में से किसी एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। तो हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम इसको थोड़ा सा समझा देंगे कि कहाँ पे चेंजिंग होगा, ठीक। चलिए, हम आपको समझाए थे बाबू कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का केस है, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के केस में 2 मेथड हम आपको समझाए थे, ठीक, मेथड 1 और मेथड 2। तो सबसे पहले हम मेथड 1 समझा रहे हैं, और मेथड 1 था इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड, ध्यान से जरा समझिए इसको, ठीक। सबसे पहले स्टेप 1, ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग हो या आर्क हो, इसमें हम लोगों को स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने आना चाहिए, और उस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि स्टेप 1 में हम लोग dq कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत? तो जरा देखिए तो बाबू, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हैं, तो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, यहां से या एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा डिग्री एंगल चलेंगे। कितना एंगल चल रहे हैं? थीटा एंगल चल रहे हैं। और इसके बाद हम डी थीटा एंगल चलेंगे। इसके बाद कितना एंगल चल रहे हैं बाबू? डी थीटा एंगल चल रहे हैं। ये आपका डी थीटा एंगल हो गया। कोई दिक्कत? तो ये आपका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर हो गया। उसी तरीके से जो आपका होमवर्क होगा उसमें स्मॉल एलिमेंट आप कंसीडर कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, हम आपको हिंट देते चल रहे हैं। यहां से थीटा डिग्री एंगल चलेंगे, और थीटा डिग्री एंगल चलने के बाद एक छोटा सा एंगल चलेंगे डी थीटा, और ये आपका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर हो गया। तो ये आपका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर हो गया। कोई दिक्कत? सारे बच्चे को पता है कि इस स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रहा है बाबू, या ये जो लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ कितना दिख रहा है? सारे बच्चे जानते हैं ये लेंथ कितना है बाबू? r इंटू डी थीटा। यहां भी लेंथ कितना होगा? तो r इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसे हो गया? बहुत आसान सा रिलेशन आपको समझाया गया होगा मैकेनिक्स में कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो ये डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ये वाला लेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना? r। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? r डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमें ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर नहीं करना था, हमें इस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल चार्ज कैलकुलेट करना है। और वो चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है? तो जरा समझिए। चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर समझाए हैं आपको। तो ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम आसानी से कह सकते हैं dq इज इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इनटू ये आपका लेंथ, और स्मॉल लेंथ आपका कितना है? r डी थीटा। कोई दिक्कत? तो यहां भी आपका हो जाएगा dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू r डी थीटा बन जाएगा। चलिए अब जरा वैल्यू पुट कीजिए तो बाबू। लेमडा क्या होता था याद है? लेमडा होता था, ध्यान दीजिएगा जरा, लेमडा होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ध्यान दीजिएगा, चार्ज का वैल्यू कितना है तो प्लस क्यू, तो चार्ज आपका हो गया क्यू। लेंथ, ये पूरा लेंथ ना, और ये चूंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, पूरा सर्कल रहता तो 2 पाई आर, ये आधा है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर डी थीटा। कोई दिक्कत? यहां सावधान रहिएगा थोड़ा सा, लेमडा लिखते समय आपसे गलती होगा, ये क्वार्टर रिंग है ना बाबू, और जब क्वार्टर रिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा के जगह पे q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। तो स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, q डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये r से r कैंसिल आउट हो गया, q बाई पाई इंटू डी थीटा, सॉल्व हो जाएगा स्टेप नंबर 1। अब समझाते हैं स्टेप नंबर 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहां स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है बाबू, डीपी कैलकुलेट करना है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसका चार्ज है आपका dq, इसका चार्ज कितना है बाबू प्लस dq, और इसका चार्ज ये माइनस q है ना, तो इस तरह माइनस dq माइनस dq माइनस dq माइनस dq माइनस dq, बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, तो ये आपका हो गया माइनस dq। तो अब जरा देखिए तो माइनस dq से प्लस dq की तरफ ये आपका चलेगा, ये आपका चलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इसका वैल्यू कितना लिखेंगे dp। तो dp का जरा वैल्यू लिख दीजिए पहले, तो dp इज इक्वल्स टू, dp का वैल्यू कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज के जगह पे क्या होगा dq इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, और सेपरेशन बिटवीन देम कितना है रेडियस के बराबर, दैट मींस r। और इसका डायरेक्शन किधर है बाबू, तो इसका डायरेक्शन होगा आपका इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? चलिए अब जरा देखिए तो इस dq के वैल्यू को अगर हम यहां से पुट करें तो हम यहां से लिख सकते हैं q बाई पाई डी थीटा इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए अब है स्टेप नंबर 3। देखिए ध्यान से, ये आपका dp है, ये आपका थीटा है, इस dp का कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट चलेगा x एक्सिस की तरफ dp cos थीटा, और एक कंपोनेंट चलेगा y एक्सिस की तरफ dp sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्टेप 3 में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे px इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dpx। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dpx का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dp cos थीटा। dp का वैल्यू जरा पुट कीजिए तो बाबू, तो dp का वैल्यू है q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट सारे बच्चे को पता हो जाएगा। पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा जरा देखिए तो पहला एलिमेंट हमें यहाँ मिल जाएगा, और जब यहाँ मिल जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, और आखिरी एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा यहाँ, तो थीटा का वैल्यू बढ़ते 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 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा का जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक 180 डिग्री तक। कोई दिक्कत? इस केस में थोड़ा सा लिमिट में दिक्कत होगा। यहाँ पे लिमिट क्या होगा बाबू जरा सोचिए, तो यहाँ पे लिमिट होगा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, बन जाएगा ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ q बाई पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं px, तो px इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जान रहे हैं, 0 से 180, तो क्यू आर बाई पाई ये आपका हो गया साइन थीटा 0 से 180, यहां से क्यू आर बाई पाई साइन 180 माइनस साइन 0, तो साइन 180 भी 0 और साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, और 0 इंटू क्यू आर बाई पाई कितना हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये px कैलकुलेट हो गया।
अब हम कैलकुलेट करते हैं पी बाई, तो नाउ पी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी वाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से समझिए तो जरा, पी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी वाई, वाई कॉम्पोनेंट कितना है, तो वाई कॉम्पोनेंट है डीपी साइन थीटा, वाई कॉम्पोनेंट कितना है बाबू, डीपी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से जरा इधर देखिए, इसको हम लिख रहे हैं डीपी साइन थीटा, ठीक। अब जरा डीपी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डीपी का वैल्यू कितना है, डीपी का वैल्यू है क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा, इंटीग्रेशन का लिमिट बोल दीजिए 0 से 180। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, तो क्यू आर और पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहां से बाहर आएगा क्यू आर बाई पाई, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा 0 से 180। साइन थीटा का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं, माइनस कॉस थीटा, उधर चलेंगे, तो यहां देखिए ये आपका होगा क्यू आर बाई पाई माइनस कॉस थीटा 0 से 180, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो क्यू आर बाई पाई कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो माइनस ऑफ क्यू आर बाई पाई कॉस 180 -1 और कॉस 0 1, तो ये आपका आएगा 2 क्यू आर बाई पाई, तो ये आपका पी बाई, और ये आपका पी एक्स। कोई दिक्कत, तो स्टेप नंबर 3 समझ में आ गया। अब है स्टेप 4, लास्ट स्टेप, तो स्टेप 4 में क्या लिखते थे, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई, इसके बराबर है 2 क्यू आर डिवाइडेड बाई वाई। कोई दिक्कत। अब जरा देखो बाबू, समझने का बात है, मेडिकल का बच्चा है, और वो मेडिकल का बच्चा अगर ये कोशिश करेगा कि जिस तरह से आईआईटी के बच्चा या आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरह से हम भी करेंगे, जाहिर सी बात है बाबू उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक। तो उन्हीं के लिए हम दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ये तो जेई वाले बच्चे इसको समझेंगे ही समझेंगे, हम दूसरा मेथड सॉल्व कर रहे हैं और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। चलिए उसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 सॉल्व कर देना, थोड़ा शॉर्ट में कैसे बनाएंगे या जल्दी कैसे बनाएंगे, ठीक ना। इसको अगर यूज करेंगे बाबू तो तुरंत खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करते हैं इस केस में, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के टोटल चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे कंसंट्रेट कर देते हैं, और सेंटर ऑफ चार्ज बेसिकली है क्या, तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट, ठीक। तो ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सारे बच्चे जानते हैं 0,2r बाई पाई, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है -q और यहाँ पे रखा हुआ है +q, और इनके बीच का दूरी कितना है बाबू, तो ये है आपका 2r बाई पाई। अब जरा सोचिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का क्वेश्चन सिंगल डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, और जब सिंगल डाइपोल के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया तो आप इसका डाइपोल मोमेंट आसानी से लिख सकते हैं। बोलिए जल्दी से, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कितना है 2r बाई पाई, तो ये हो गया 2r बाई पाई, आंसर Q 2r बाई पाई, ठीक। तो हम आपको सलाह देंगे कि एग्जाम हॉल में आप इस मेथड का यूज करेंगे और दिखाने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन मेथड यूज कीजिएगा, फिर शॉर्ट मेथड यूज कीजिएगा जो सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट का मेथड समझाए हैं, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू बाबू।